नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज करा रहे हैं जो कि जीएस का है, ध्येय आईएएस का, जिसमें हम 3 टेस्ट करा चुके हैं ऑलरेडी और ये चौथा टेस्ट है। तो आज ये चौथा टेस्ट होने वाला है। तो इसको हम टेस्ट के क्रम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और हम ऑलरेडी 9 टेस्ट हिंदी के करा चुके हैं जीएस के, इसी सेट के। ठीक है, तो 9 टेस्ट हिंदी के हो चुके हैं और ये जीएस के 3 टेस्ट हो गए हैं, आज चौथा ये टेस्ट है। तो आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका जो आर का है 11 दिसंबर को है। तो ठीक है, तो आप यहाँ से टेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इस टेस्ट का जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चन का पीडीएफ है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल देते हैं। ठीक है, और बाकी का वहाँ से आप क्वेश्चन वाला पीडीएफ निकाल लेंगे और आंसर आप वीडियो से देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप टेस्ट को कर सकते हैं। आप स्पीडोमीटर लगा के भी इस टेस्ट को हल कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि 1.5 घंटा के अंदर इस टेस्ट को फिनिश कर दिया जाए। तो मैक्सिमम 1.5 घंटा के अंदर कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो एक बार फिर से निवेदन है सभी मित्रों से कि आप ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपने टेस्ट को। ठीक है, तो देखिए ध्येय आईएएस का है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला ये अवगतन कारण वाला है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अवगतन कारण का जो क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। थोड़ा स्पीड में रहेंगे आज, तो थोड़ा सहयोग करेंगे आप लोग। अवगतन है कि कार्टाज आर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया गया था। फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था ये। और पहला वाला गलत है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कारण, क्या इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर नियंत्रित करना करना था। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना तथा उस पर कर लगाना था। तो दूसरा तो सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला कथन अवगतन गलत है और कारण सही है। तो इस हिसाब से चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मराठा में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों में को मराठा पे आक्रमण से लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था? जमादारी, चौथ, सरदेशमुखी, अबजाद। तो किस कर पे? चौथ जो कर होता था, इसके बदले पे मराठा आक्रमण, मराठा प्रशासन में चौथ कर के बदले पड़ोसी राज्य में मराठा आक्रमण का लूटपाट से आश्वासन प्राप्त हो जाता था। चौथ विजित राज्यों को क्षेत्रों को उपज के 1/4 के रूप में देना पड़ता था। चौथ कितना देना पड़ता था? 1/4 देना पड़ता था, जिससे मराठा आक्रमण पे ना करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर उत्तर मुगल कालीन सम्राट मोहम्मद शाह प्रथम रंगीला के संबंध में सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है? मोहम्मद शाह, इसके शासनकाल में हिजड़ों द्वारा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक है। इसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया। इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार मुक्त सुविधा प्रदान की। तो देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा सत्य नहीं है? तो ये वाला सही है, डी वाला सही नहीं है। बाकी का और तीनों सही है इसमें। तो इसलिए नहीं सही है कि जो बंगाल में कर मुक्त व्यापार जो किया था वो किसने किया था? तो शाह आलम ने दिया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने रंगीला के उपन्यास से ज्यादा। तो जो चौथा ऑप्शन है उसके अंतर्गत मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था, फर्रुख सियर ने दिया था। किसने दिया था? जो अंग्रेजों में बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार फर्रुख सियर ने दिया था। फर्रुख सियर ने दिया था। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन गलत होगा, इसमें फर्रुखसियर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि चौथा देखते हैं कि सुगौली की संधि के संबंध में किस एक युद्ध से है? तो आंग्ल अफगान युद्ध से, आंग्ल नेपाल युद्ध से, आंग्ल से। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध से सुगौली की संधि है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित कथनों की स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सत्य है? तो पहले किसकी स्थापना हुई? तो एक बार देखेंगे, प्रार्थना सभा की कब हुआ? तो देखिए प्रार्थना सभा की स्थापना कब हुई है? 1828 में। 1828 में कलकत्ता में हुई। तत्वबोधिनी सभा 1839। तत्वबोधिनी सभा 1839 में हुई। परमहंस मंडली 1849। परमहंस मंडली 1849। ब्रह्म समाज कब हुआ? ब्रह्म समाज, देखिए प्रार्थना समाज गलत हो गया, इसको देख लेंगे एक बार, इसको रब करेंगे थोड़ा। ये प्रार्थना समाज 1867 में हुआ और जो ये ब्रह्म समाज है ये 1828 में हुआ। ठीक है, 1828 में। तो इस हिसाब से देखते हैं सबसे पहले क्या आया? ब्रह्म समाज आया। तो ब्रह्म समाज किसमें है? मतलब 4 पहले आएगा। चार के बाद क्या आएगा?
तत्वबोधिनी सभा आएगी। तो 4-2-4-2-4-2-3-1 4-2-3-1 कहाँ पे है? तो 4-2-3-1 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो 4-2-3-1 ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा सत्य वचन है? सत्य कथन कौन सा है इसमें से? आनंद मठ उपन्यास की काव्य कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो सही है, आनंद मठ सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ में लिखा गया है, ये भी सही है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है, तो ये भी सही है। तो इसका तीनों सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वायसराय में से कौन सा एक साहित्यकार एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ के नाम से लिखता था? ओवेन मेरिडिथ के नाम से कौन लिखता था? लिटन, नॉर्थब्रुक, कैनिंग, एल्गिन द्वितीय। तो ओवेन मेरिडिथ के नाम से कौन वायसराय अपनी रचना लिखता था? तो लिटन लिखता था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन होम रूल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया हाउस और उपरोक्त सभी। तो किसका विदेश में किसका विदेश में गठन हुआ है इन संगठनों में से? तो जो ये तीनों हैं, तीनों का गठन विदेश में हुआ है। अब देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहाँ पे हुई है? तो जापान में हुई थी, रास बिहारी बोस द्वारा। जापान में जिसे आजाद हिंद फौज कहते हैं, जापान में इसका हुआ है। जो इंडियन होम रूल लीग है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? तो इसका इंग्लैंड में हुआ है, और जो ये है यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ पे हुई थी? तो ये सिएटल यूएसए में, सिएटल यूएसए में हुआ था, ठीक है। सिएटल यूएसए में हुआ था। बाकी का आपको पता है कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो आजाद हिंद फौज बनी बाद में रास बिहारी बोस की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? सत्यशोधक समाज का बिहार में आदिवासियों का उन्नयन, गुजरात में मंदिर प्रवेश हेतु आंदोलन चलाना, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना, पंजाब में एक किसान आंदोलन चलाना। तो क्वेश्चन नहीं था इसका, ये सी वाला ऑप्शन था, जो महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने। और किस वर्ष में की थी? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। तो किसको दिया गया था? असहयोग आंदोलन में दिया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम एक वर्ष में स्वराज लाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? देखेंगे कौन सा सत्य है। तो देखेंगे अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी, सही है। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक कहा, तो दूसरा सही है कि नहीं सही है? तो ये भी सही है कि मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को खुद में बौद्ध शाक कहा। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। देखिए तो 5 राज्य कौन कौन से थे? तो प्राची पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, उदाच्य या उत्तरापद जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और दक्षिणापद जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो ये 5 राज्य थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक अभिकथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ। तो अभिकथन कारण का क्वेश्चन है। तो अभिकथन है कि सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, तो ये सही है। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है, तो ये सही है कि नहीं सही है? तो सरस्वती नदी का 3 बार नहीं, उससे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है, तो दूसरा वाला गलत है। तो इस हिसाब से क्या सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा कि कथन सही है, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अब देख लेते हैं कि सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की पवित्र नदी थी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवोत्मा या नदीमा कहा गया है। ऋग्वैदिक में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, और ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना का 2 बार वर्णन किया गया है, और सरस्वती सबसे ज्यादा पवित्र नदी थी ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस एक शासक के राज्यसभा में निवास करते थे? तो हरिभद्र किसके शासन में थे? तो किसके शासन में? धर्मपाल के, बंगाल शासक धर्मपाल के शासन में। बंगाल के पाल शासक संस्थापक गोपाल था। इस वंश के महान शासक धर्मपाल विक्रमशिला तथा
सोनपुर बिहारों की स्थापना की थी। तो गोपाल धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोनपुर बिहारों की स्थापना की थी। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र धर्मपाल का राजसभा में था। ठीक है, धर्मपाल के राजसभा में था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर कि सल्तनत कालीन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था? तो गैर मुस्लिम कृषकों से लिया, जजिया, खुम्स, खराज, जकात, किससे लिया जाता था? तो जजिया, खुम्स, खराज, जकात। तो खुम्स, तो देखिए खुम्स जो था ये लूट का माल था, लूट का माल, लूट का माल खुम्स कहा जाता था। भाई का जकात, जकात तो मुसलमानों पे लगाया जाता था। खराज, जजिया तो पता है कि ब्राह्मणों पे लगाया जाता था। जजिया जो सेना में शामिल नहीं होते थे या ब्राह्मण होते थे उनको जजिया लगाया जाता है। अब बचा खराज और जकात में, तो खराज और जकात में से कौन सा गैर मुस्लिम कृषकों को लगाया जाता था? तो कौन सा लगाया जाता था? बी वाला ऑप्शन लगाया, खराज, खराज लगाया जाता, क्योंकि जकात जो है वो मुसलमानों पे लगाया जाता है। अब उनका 1/, कुछ था भाग, अब उसका थोड़ा ध्यान से उतर रहा है, 1/40 था या कुछ था, इस तरह से जकात लगाया जाता मुसलमानों पर। देखिए जजिया गैर मुस्लिम से लिया जाता था, जजिया गैर मुस्लिम से, जकात मुस्लिमों से लिया जाता था जो धार्मिक कर था, घुम्स युद्ध में लूट के दौरान प्राप्त था, और खराज गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आधुनिक भारतीय इतिहास में कि निम्न घटनाओं का पहले से बाद में क्रम का सही सुमेलित है? तो बेबल योजना, कृषि मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट। कृषि मिशन, नेहरू रिपोर्ट, बेबल योजना, अगस्त प्रस्ताव। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, कृषि मिशन, बेबल योजना। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना या कृषि मिशन। तो कौन सा सही है इसमें से? देखिए पहले क्या आएगी, पहले क्या आएगा? नेहरू रिपोर्ट। देखो नेहरू रिपोर्ट कब आया? नेहरू रिपोर्ट, तो सबसे पहले क्या आएगा? नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1900, नेहरू रिपोर्ट 1928। बाकी का अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। फिर बेबल प्लान आएगा, बेबल प्लान कब आएगा? 1900, फिर बेबल नहीं आएगा, फिर क्रिप्स मिशन आएगा। अब क्रिप्स मिशन कब आएगी? तो क्रिप्स मिशन आएगा आपका 1942 में, क्रिप्स मिशन 1942 में। और ये बेबल प्लान कब आएगा? 1945 में। तो इस हिसाब से कौन सा सही हुआ? इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन सही हुआ है। तो एक बार और सही कर देते हैं, तो सी वाला ऑप्शन जो है एक कालक्रम से सही है। पहले नेहरू रिपोर्ट आएगा, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर बेबल प्लान। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख किया गया है? विराट पर्व में, भीष्म पर्व में, शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में। तो गीता का उल्लेख किस पर्व में है? तो महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख किया गया है? तो भीष्म पर्व में, महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक तरफ मुगल कालीन पद है, एक तरफ कार्य है। तो एक तरफ पद है, एक तरफ कार्य है। तो खुफिया नवीस, वाकिया नवीस, मीर बर्र, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए खुफिया नवीस गुप्तचर पत्र विवेका था, वाकिया नवीस सूचना अधिकारी था, मीर बर्र वन अधिकारी था, मुशरिफ समाचार लेखक था। तो कौन सा सही नहीं है इसमें से 17 नंबर में? तो ये मुशरिफ वाला सही नहीं है। तो मुशरिफ क्या था? तो देखते हैं मुशरिफ क्या था। तो मुशरिफ सह लेखाकार था। तो मुशरिफ क्या था? सह लेखाकार, लेखाकार था। मुशरिफ सह लेखाकार था। और समाचार लेखक वाले को क्या कहा जाता था? तो सवानिह निगार, सवानिह निगार कहा जाता था। तो समाचार लेखक को क्या कहा जाता था? सवानिह निगार, समाचार लेखक को मुगल काल में सवानिर लिगाह कहा जाता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया? बिलग्राम के युद्ध में, चौसा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में। देखिए बी, सी और डी ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि इसने हुमायूं ने नहीं, बाबर ने लड़ा था। अब बचा बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध। अब देखते हैं बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया। तो बिलग्राम का युद्ध, घाघरा का युद्ध, देखिए चौसा और बिलग्राम का युद्ध बचा। तो देखिए चौसा का युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। ठीक है, तो 1540 में, देखिए सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। 1540 में, और कब हुआ था इसका डेट है कि 17 मई को, 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें आगरा और दिल्ली पर शेर शाह ने अधिकार कर लिया। अब उसके बाद चौसा का युद्ध होता है, जो कि जून 1500। अब चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो देखते हैं जून
जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। देखिए हुमायूं चौसा के युद्ध में भी हारा था, लेकिन बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं निर्णायक रूप से हारता है और उसको भारत छोड़ना पड़ता है और वो ईरान चला जाता है हुमायूं। ठीक है, देखते हैं। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर ए वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? मुरीद, खानकाह, बासरा, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? तो डी तीनों ऑप्शन सूफी विचारधारा से संबंधित है। तो मुरीद क्या कहा? सूफी विचारधारा के तहत लोग सूफी से शिष्यता ग्रहण करते थे, उसे मुरीद कहा जाता था। तो जो सूफी से शिष्यता ग्रहण करते थे उसे मुरीद कहा जाता था। अब देखिए खानकाह, सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता। खानकाह, जहां सूफी रहते थे उसे खानकाह कहा जाता था। और बारसरा क्या कहते थे? तो बारसरा सूफियों के धर्म संघ थे। बारसरा को सूफियों को धर्म संघ कहा जाता था। ठीक है, तो तीनों के मामले में हमने बता दिया तीनों के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन अंतिम स्थान पर है? परमेश्वरम वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन सेकंड और महेंद्र वर्मन प्रथम। तो सबसे अंतिम शासक कौन है पल्लवों में? तो सबसे अंतिम शासक नंदी वर्मन सेकंड होगा इसका। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन 600 से 630 तक, नंदी वर्मन 630 से 668 तक, परमेश्वर वर्मन 670 से 700 तक और नंदी वर्मन 731 से 796 तक शासक रहा। ठीक है, तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन इसका सबसे अंतिम होगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फरैजी आंदोलन 1819, तायूनी आंदोलन 1890, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अहमदिया आंदोलन 1889-90। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? तो देखिए तयूनी आंदोलन वाला डेट गलत है, 1890 नहीं हुआ था। तयूनी आंदोलन आपका ढाका में हुआ था, लेकिन ये 1890 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये 1839 करीब में हुआ था। ठीक है, तयूनी आंदोलन 1839 के करीब में हुआ था। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। बाकी का फरैजी 1819, अलीगढ़ 1875, अहमदिया 1889-90 में सही है। अब देखिए इसके संस्थापक कौन कौन से थे इस आंदोलन के? देखिए फरैजी आंदोलन था, इसके फरैजी आंदोलन के जो नेता थे हाजी शरीफुल्लाह या दादू मियाँ थे, और तायूनी आंदोलन के करामत अली थे, और अलीगढ़ आंदोलन के सर सैयद अहमद खान थे, और अहमदिया आंदोलन के गुलाम अहमद थे, जो स्वयं को कृष्ण का वंशज बताता था, मतलब कृष्ण का उत्तराधिकारी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृति उत्कीर्ण मिलती है? तो कुषाण वंश के किस शासकों में शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृति उत्कीर्ण मिलती है? कनिष्क, हुविस्क, कुजुल, कटविशस, इनमें से कोई नहीं। तो किस शासक के काल में? तो देखिए हुविस्क जो हुविस्क शासक हुआ कुषाण वंश का, उसके सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृति उत्कीर्ण मिलती है। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटविशस ने की थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश के शासक हुविस के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था? दंडपाशिक, महादंडनायक, महाबलाधिकृत। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी था गुप्त काल में? तो ये दंडपाशिक को सबसे बड़ा अधिकारी कहा जाता था। बाकी का क्या क्या है तो देखते हैं। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। महादंडनायक न्यायाधीश था। देखिए महादंडनायक क्या था? न्यायाधीश था। अब देखते हैं महाबलाधिकृत क्या था? तो महाबलाधिकृत सेनापति कहा जाता था। सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। सॉरी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक तरफ अभिकथन है, एक तरफ कारण। तो देखते हैं अभिकथन और कारण है, उसको पढ़ते हैं। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। आप ये अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है। ठीक है, तो क्या सही है इसमें से? तो इसका देखिए लेटा हुआ ग्रह अरुण है, सही है। और ये अपनी धुरी पर झुका हुआ है भी सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही का है, और अभिकथन और कारण की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय घास कौन सा है नहीं है? तो पार्कलैंड, सेल्वास, लानोस, पंपास।
तो कौन सा नहीं है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान? तो देखिए उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पंपास नहीं है। तो देखिए अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में भूमध्य प्रदेशों में पाए जाते हैं, जो 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, लानोस वेनेजुएला में, सेल्वास अमेजन बेसिन में, और पार्कलैंड अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लानोस कहाँ पाया जाता है? लानोस लानोस वेनेजुएला में। लानोस कहाँ पाए जाते हैं? तो लानोस वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। और सेल्वास कहाँ पाए जाएंगे? अफ्रीका में। सेल्वास कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में। और बाकी का जो पार्कलैंड बचा, पार्कलैंड अफ्रीका में पाए जाते हैं। और बाकी का पंपास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। लेकिन ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ना कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां। मूलाभ मेघ जिन्हें मदर ऑफ द पर्ल क्लाउड कहा जाता है, वायुमंडल की किस संरचना में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, या बाह्य मंडल में? तो मूलाभ मेघ कहाँ पाए जाते हैं? तो मूलाभ मेघ आपके समताप मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बारिश नहीं कराते हैं ये क्लाउड। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल के समताप मंडल का विस्तार 1250 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। मूलाभ मेघ जिन्हें मदर ऑफ द पर्ल क्लाउड कहा जाता है, समताप मंडल में पाए जाते हैं। इन बादलों को नौक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है, नौक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है। ये बारिश वारिश नहीं कराते हैं। ठीक है, जहाजों में जाने पर बादल से टकराता है ना, उससे बारिश वारिश नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये दिया हुआ कौन सा इसमें से असत्य है? निम्नलिखित तीन पंक्तियां दी हुई हैं, इनमें से कौन सा असत्य है? कूट वाला क्वेश्चन है। देखते हैं, मिशिगन झील पूर्णतः यूएस में स्थित है। टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। तो ये सही है। ठीक है, फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। ये सही है कि नहीं सही है? तो कौन सा इसमें से गलत है? देखिए फिनलैंड वाला भी सही है, और जो मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में सही है, ये भी सही है। देखिए सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन और ह्यूरन। तो मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में, बाकी का सब कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है? तो गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में किस देश की राजधानी पड़ती है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड की, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, पोर्ट लुइस मॉरिशस की, या ब्राजील? कौन सी पड़ती है गरजती चालीसा के हवाओं में? तो वेलिंगटन राजधानी न्यूजीलैंड की पड़ती है, वेलिंगटन राजधानी न्यूजीलैंड की पड़ती है। तो देखते हैं गरजता चालीसा क्या होता है। देखिए व्यापारिक पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब के गठबंधन से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्ध में चलती है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन गरजती चालीसा के हवाओं के संपर्क में आती है, मतलब कि उसके रास्ते में पड़ जाती है। ठीक है, देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? गहरे महासागर, प्रवाल सागर, रेतीले मरुस्थल, हिमटोपिया। तो कौन कम सूर्य के किरणों को परावर्तित करता है 29वें नंबर में? तो ए गहरे महासागर बहुत कम प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक तरफ जनजाति दिए हुए हैं, एक तरफ संबंध। तो जनजातियां हैं, एक तरफ देश है, किससे संबंधित है? तो माओरी कहाँ पाए जाते हैं? तो माओरी देखिए, माओरी न्यूजीलैंड की जनजातियां हैं। ठीक है, माओरी। बोरो, बंतू कहाँ पाई जाती हैं? तो बंतू जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? एक बार देखेंगे तो बंतू जनजातियां आपकी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं। तो बंतू जनजातियां। अब देखिए इसमें से देखना कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही सुमेलित, इसको मिलाना नहीं है, इसमें सही सुमेलित क्या है? तो बंतू कहाँ पाई जाती है? देखिए बंतू कहाँ पाई जाती है? तो बंतू। अब देखिए कौन सा सही सुमेलित है, इसमें से पहले देख लेते हैं 30 वाले क्वेश्चन में। तो सी वाला ऑप्शन जो बोरो है, बोरो जनजाति ब्राजील में पाई जाती है। अब देखिए बाकी के तीनों गलत हैं, बाकी का तीनों गलत। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाते हैं। सेमांग कहाँ पाई जाती है? तो सेमांग मलेशिया में पाई जाती है, सेमांग मलेशिया में पाई जाती है। एक बार देखेंगे, एक सेकंड रुकेंगे, फिर से लिखते हैं। सेमांग कहाँ पाई जाती है? सेमांग तो मलेशिया में, सेमांग मलेशिया में पाई जाती है। मौरी कहाँ पाई जाती है? तो मौरी न्यूजीलैंड की स्थानीय जाति है। बाकी का बोरो वाला तो सही है, बोरो सही है। बंतू कहाँ पाई जाती है? तो बंतू अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में वो बंतू पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं 31। 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कि 31वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा सत्य नहीं है, उपरोक्त में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे नहीं बोला, इसको ध्यान देंगे आप लोग। देखते संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसमें से कौन सा सही है? तो खाली बी वाला इसमें सही है कि आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया और पहला वाला गलत है। तो इसका व्याख्या क्या है देख लेते हैं कि कथन दो आयरलैंड के संबंधित स्पेन के संविधान से लिया गया है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो बी वाला सत्य नहीं है, बाकी का ये वाला ए वाला सत्य है। तो इसको कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से नहीं, अमेरिका के संविधान से नहीं, स्पेन के संविधान से लिया गया है। मतलब कि आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया और हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है, इसीलिए दूसरा वाला गलत है और पहला वाला सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, 32वां नंबर क्वेश्चन है। तो अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। अभिकथन है कि आपात की उद्घोषणा को राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। तब जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। तो ये सही है कि नहीं? तो देखिए इसका दोनों सही है और दोनों आपस में व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रमशः व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आम बहस, बजट का प्रस्तुतिकरण, अनुदान मांग, मतदान, वित्तीय विधेयक। अब इसको लगाना है विधायी समितियों द्वारा जांच, विनिमय वियोग का पारित होना। तो सबसे पहले क्या होता है? बजट का प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले क्या होगा? बजट का प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा। सबसे पहले क्या होगा? बजट का प्रस्तुतिकरण पहले होगा, तो 2 नंबर पहले हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आम बहस, तो उसमें बहस होगी। बहस के बाद क्या होगा? उसके बाद बहस के बाद इसमें विभागीय समितियों द्वारा जांच होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसमें होगा कि अनुदान मांग होगा, अनुदान की मांग पर मतदान हुई होगा। फिर उसके बाद 6वां नंबर विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? चौथा वित्त विधेयक पारित हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 या 34वां है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन सा सुमेलित नहीं है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1868, हिमाचल 1971, जम्मू कश्मीर 1928, पटना 1916। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला नंबर सही सुमेलित नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1868 नहीं 1866 में बना था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 1971 और जम्मू कश्मीर 1928 और पटना 1916 तीनों सही है, इलाहाबाद वाला ही गलत था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35वां क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन चुने। तो 2 कथन दिए हुए, इनमें से सत्य कौन सा है? पहला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें से? कौन सा सही है इसमें से? तो देखिए पहला वाला सही है, खाली आवश्यकता अनुसार नहीं होता है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है और आवश्यकता अनुसार नहीं होता। इसका 5 वर्ष में ही किया जाता है, 4 वर्ष नहीं, यहाँ पे 5 वर्ष होगा, ठीक है। इसीलिए गलत हो गया, पहला सही हो गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36वां नंबर क्वेश्चन है। 36वां नंबर क्वेश्चन है कि बोहरा समिति का संबंध है विनिमय सुधार से, मुस्लिम सुधार से, पुलिस सुधार से, राज्यपालों की नियुक्तियों से, राजनेता तथा अपराधियों के बीच साठगांठ से संबंधित है। तो बोहरा समिति किससे संबंधित है? तो बोहरा संबंधित राजनेता और अपराधियों के साठगांठ के बीच साठगांठ से संबंधित है, ठीक है। राजनेता और अपराधी जिसका स्थापना 1993 में हुआ था। इसको गठित किया गया था। बोहरा समिति कब गठित की गई थी? तो 1993 में गठित की गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। जस्टिस के.एम. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद था। तो पुट्टुस्वामी वर्सेस भारत संघवाद में क्या कहा गया? आधार मेटा डेटा को 1 साल से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। आधार मेटा डेटा को
6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। आधार मेरा डेटा को 3 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। इनमें से कोई नहीं। तो जस्टिस पुट्टुस्वामी वर्सेस भारत संघ के विवाद में क्या कहा गया? तो पुट्टुस्वामी वर्सेस भारत संघ के बाद में कहा गया कि आधार के डाटा को 6 माह से अधिक किसी भी वेबसाइट या किसी भी कंपनी द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं कि क्या है। तो इसका उच्चतम न्यायालय ने 2018 में अपने महत्वपूर्ण निर्णय में पुट्टुस्वामी वर्सेस भारत संघ में उल्लिखित किया है कि आधार डेटा को 6 माह से अधिक आप संग्रहित नहीं किया जा सकते हैं। यह निजता के अधिकार के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय था। तो ये किस मामले से संबंधित है? ये भी पूछ सकता है किस अधिकार से संबंधित है। तो ये निजता के अधिकार से, निजता के अधिकार से संबंधित वाद है। ठीक है, निजता के पूछ सकता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद निजता के अधिकार संबंधित है। तो उसमें ऑप्शन दे देगा पुट्टुस्वामी वर्सेस भारत संघ और उसके बाद ऐसे 3-4 दे देगा। तो आपको इस पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कितने प्रत्याशियों के नाम लिखे जा सकते हैं? तो 16 एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, तो 64। ठीक है, तो पहले क्या था कि वोटिंग मशीन में 16 बटन होते हैं। किसी पोलिंग स्टेशन पर एक साथ एक स्थान पर अधिकतम 4 का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कुल 64 प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह इसमें लगाया जा सकता है। ठीक है, तो 4 पोलिंग मशीन पे देखिए, एक में 16 होते हैं, मतलब एक बैलेट एक पोलिंग मतलब जो एक ईवीएम होता है उसमें 16 बटन होते हैं और इस तरह से 4 ईवीएम को रखा जा सकता है, मतलब कि 64 कैंडिडेट लड़ सकते हैं। ठीक है, चुनाव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से इकोटोन का उदाहरण है? कौन सा इकोटोन का उदाहरण है? घास भूमियां, ज्वार नदमुख या नदी तट। इकोटोन का उदाहरण कौन सा है? तो तीसरा वाला है, मतलब कि नदी तट ही इकोटोन का उदाहरण है। इकोटोन 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का स्थान कहा जाता है। तो इकोटोन क्या कहा जाता है? 2 पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य का स्थान कहा जाता है। 2 भिन्न समुदाय के मध्य संक्रमण का क्षेत्र है जिसे पारिस्थितिकी तंत्रों में विशेषताएं पाई जाती हैं। इकोटोन जैव विविधता दोनों की तरफ समुदाय की तुलना में अधिक होता है। इस परिघटन में यज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दो जैसे कि भूमि है, भूमि के बाद समुद्र आ जाए तो इसके बीच में कुछ स्तर ऐसा होगा कि जो भूमि और स्थल दोनों होगा, तो इसे इकोटोन कहा जाता है, जैसे नदी का तट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तट रेखा नहीं है? लाइबेरिया, बोलीविया, अंगोला, उरुग्वे। किसकी सीमा नहीं है? देखिए, समुद्री सीमा किसकी नहीं है? तो बोलीविया की समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, बोलीविया और पराग्वे 2 देश हैं। बोलीविया और पराग्वे 2 देश हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, जो कि समुद्र सेना नहीं लगाते हैं। ठीक है, बाकी का सारे लाइबेरिया और सब लगाते हैं। लाइबेरिया उसमें अफ्रीका में महाद्वीप में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो करमेडक गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में, सुंडा गर्त हिंद महासागर में। तो देखिए, सुंडा गर्त कहाँ पे? हिंद महासागर सही है। प्यूर्टो गर्त अटलांटिक महासागर में भी सही है। यूरोपियन बेसिन आर्कटिक महासागर में भी सही है। तो पहला वाला सही है। देखिए, कार्मेडक गर्त उत्तरी महासागर में नहीं है, उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। अब जैसे कार्मेडक गर्त कहाँ पे है? तो कार्मेडक गर्त आपका कार्मेडक वर्ग दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण प्रशांत कहाँ पे स्थित है? एक बार और देखते हैं। ये पहला वाला गलत है, तो इसका क्या होगा? ये नहीं होगा, क्या होगा? दक्षिण प्रशांत महासागर में। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? युद्ध एवं संधि, कृषि, सिंचाई एवं सड़कें, हवाई मार्ग, डाक तार एवं टेलीफोन, बैंक, बीमा और खाने। तो कौन सा संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो बी नंबर ऑप्शन, कृषि, सिंचाई और सड़कें संबंधित नहीं है, संघ सूची संबंधित है। ठीक है,
तो संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में संघ सूची, राष्ट्रपति समवर्ती सूची बनाया गया है। युद्ध, संधि, हवाई मार्ग, डाक, टेलीफोन, बैंक, खाने, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक आदि इत्यादि संघ सूची के विषय हैं। कृषि, सिंचाई एवं सड़कें राज्य सूची के विषय में आती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष या 65 वर्ष, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 60 वर्ष। तो राज्य लोक सेवा आयोग के कितना कार्यकाल होता है अध्यक्ष का? तो पद ग्रहण के 6 वर्ष या 62 वर्ष से होता है। और लोक सेवा आयोग का कितना होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष। इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो भाग 14 में 315 से लेके 323 के अनुच्छेद में इन सब का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44वां। भारत की स्थलीय सीमा पे से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश भारत के लगे हुए हैं? तो भी 7 देश लगे हुए हैं। ठीक है, और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। मालदीव और श्रीलंका 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। बाकी का बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब लगे हुए हैं आपके भारत के स्थलीय सीमा से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? बालाघाट पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी या मैकाल पहाड़ी। तो कौन सा नहीं स्थित है महाराष्ट्र में? तो मैकाल पहाड़ियां जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो मैकाल पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इसको देखते हैं कि मैकाल की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है। अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इस पठार से सोन, नर्मदा, महानदी निकलती है। अन्य सभी पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित। तो कहाँ पे स्थित है? मैकाल की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक है। अमरकंटक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1065 है। और इससे सोन महानदी, कौन सी नदियां निकलती हैं? सोन, नर्मदा, महानदी नदियां इससे निकलती हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो अरब सागर में मिलती है? तापी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो इसमें से कावेरी है। ठीक है, तापी भी जाती है अरब सागर में, लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है। ठीक है, तो नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल के पर्वत से अमरकंटक की चोटी से होता है। ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से स्थित है, नासिक से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी दिया जाए तो 1465 किलोमीटर की गोदावरी है। ठीक है, गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी गोदावरी ही है भारत में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। ठीक है, नलिका घाटी या अवनालिका नलिका घाटी, घाटी अवनालिका नलिका, नलिका अवनालिका घाटी। तो क्या होता है पहले? तो देखिए, पहले नलिका बनती है, फिर अवनालिका बनती है, फिर घाटियां बनती है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? मिट्टी के कटाव या मृदा अपरदन के पश्चात ढलानों पर क्रमशः अग्रलिखित प्रभाव होते हैं। पहले नलिका बनती है, उसके पश्चात अवनालिका और तत्पश्चात घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो सी डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है WWF द्वारा, UNEP द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, UNO द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंट रिपोर्ट? ग्लोबल इन्वायरमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो UNEP द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा किया जाता है, जिसकी राजधानी केन्या की राजधानी नैरोबी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा किया जाता है। आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्विक पर्यावरण स्थिति पर प्रभाव विस्तृत रिपोर्ट आकलन करते हैं। अभी तक 6 रिपोर्ट 2019 का प्रकाशन किया जा चुका है। तो इसका लेटेस्ट रिपोर्ट जो है जो 2019 में आया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति दिया हुआ है, एकदम राज्य दिया है। तो कौन सा? ओंगे कहाँ? अंडमान निकोबार में, हलाम त्रिपुरा में, लेप्चा सिक्किम में, गद्दी गुजरात में। तो गद्दी कहाँ पाए जाते हैं? गद्दी गुजरात में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका गलत होगा। 49 का डी वाला ऑप्शन गलत होगा। तो गद्दी कहाँ पाए जाते हैं? गद्दी आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ना कि गुजरात में। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र में की जलवायु विशेषता में से एक है? दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषता में से एक है?
तो पूर्वी तटीय प्रदेश, हिमालय का वर्षा आच्छादित क्षेत्र, राजस्थान का बर्फीली क्षेत्र, अंडमान द्वीप के समुद्री क्षेत्र। तो किससे संबंधित है दैनिक तापांतर? तो इसका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। जैसे दैनिक तापांतर क्या है कि देखिए मरुस्थल जो होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। देखिए मरुस्थल में दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन रात में जब आती है तो बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। तो इसीलिए ये वाला सही होगा, दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें 34 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री तक तापमान रहता है और रात में सीधे 20 डिग्री हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, इसे दैनिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सूरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है छोटा नागपुर के पठार में, मालवा के पठार में, मेघालय के पठार में, अरावली पहाड़ियों पर। तो सूरमा घाटी और मेघना घाटी कहाँ स्थित है? तो मेघालय के पठार में सूरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है 51 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। आर्डोविसियन काल में, कार्बोनिफेरस काल में, जुरासिक काल में या ट्रायसिक काल में? तो किस काल में हुआ है इनका विभाजन? किस काल में हुआ? तो कार्बोनिफेरस काल में इनका विभाजन हुआ। 52 का कार्बोनिफेरस काल में हुआ। तो लगभग 20,000 करोड़ पूर्व कार्बोनिफेरस काल था। तो कितने वर्ष पूर्व था? 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व ये काल था, कार्बोनिफेरस काल, जिसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग हुए। ठीक है, पेंजिया से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है? संसद के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को। तो किसे शामिल नहीं किया जाता है निर्वाचक मंडल में? तो उपरोक्त तीनों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए लोकसभा के सदस्यों को जो मनोनीत नहीं होते, निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। और दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों को भी शामिल किया जाता है, जो कि निर्वाचित है, उन्हें शामिल किया जाता है। तो इतने लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में स्थित है। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में देखते हैं, तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111। तो किसमें लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 109 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? देखिए अनुच्छेद, अब देखिए 110 क्या है, अब देख लेते हैं कि 110 धन विधेयक की परिभाषा है, 108 में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक है, 111 में विधेयक का सहमति है। ठीक है, तो 109 में क्या है? इसकी प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया है, 110 में परिभाषा है, 108 में संयुक्त बैठक है, 111 में विशेष विधेयक की सहमति है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और एक तरफ लोकसभा की सीटें दी हुई हैं। तो इसमें से निम्नलिखित में से सही उत्तर कूट मिलाना है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? देखिए एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ लोकसभा की सीटें दी हुई हैं। सूची 1 को सूची 1 से मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र में 48 है, तमिलनाडु में 39 है, राजस्थान में 25 है और गुजरात में 26 है। तो क्या हुआ? पहले का 4 हो गया, दूसरे का 2 हो गया, तीसरे का 3 हो गया और चौथे का 1 हो गया। तो 42-31 कहाँ पे है? तो 42-31 डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, 42-31 डी नंबर ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपका है कि पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? एल.एम. सिंघवी, भूरिया समिति के, सुरेंद्र मोहन समिति के से, या अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर? तो पेशा अधिनियम किसके समिति के सिफारिश पर लाया गया था? तो पेशा अधिनियम और भूरिया अधिनियम के सिफारिश पर लाया गया था। अब देखिए पेशा अधिनियम कब आया था? तो पेशा अधिनियम क्या नाम इसका है कि द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज में पंचायत को बढ़ावा देने के भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? 1996 में भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है, सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में इस समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में अध्ययन करके सुझाव देना तथा पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कथनों निम्नलिखित में से
कौन से सुनिकाल के संबंध में सत्य है? तो सुनिकाल के संबंध में कौन सा सत्य है? सुनिकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, सही है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में सुनिकाल का उल्लेख नहीं है, सही है। पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है, तो क्या सही है कि गलत है? तो ये वाला गलत है, इसमें अचानक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, शून्यकाल में, ठीक है, शून्यकाल में अचानक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 57 का आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 सत्य होंगे, ठीक है, बाकी ये दोनों ऊपर वाले सही हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ, एक तरफ कौन सा सुमेलित करना, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। इसमें से 129 उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय है, 137 पुनर्विलोकन का अधिकार, 136 विशेष इजाजत, 131 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते के बारे में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? 58 नंबर क्वेश्चन में जिसका डी नंबर 131 में नहीं दिया हुआ है, तो क्या डी नंबर में क्या दिया हुआ? तो 131 नंबर अनुच्छेद में क्या होता है, देखते हैं। 131 है उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की देखिए सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता, ठीक है, संबंधित है। लेकिन वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, देख लेते हैं। 125 में वेतन भत्ते के बारे में दिया गया, तो उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्तों के बारे में 125 में दिया गया है, ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन गलत होगा, बाकी ये तीनों सही है। 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया, 137 में पुनर्विलोकन की शक्ति भी है, और 136 में विशेष इजाजत भी है, 131 में आपको बता दिया अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रवंचन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है, अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 6 में। तो किसमें अनुबंध है इसका? तो इसमें अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों का अनुबंध है, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान से भारत आए प्रबंधन करने वाले कुछ नागरिकों की नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 100 की, 60 की, 90 की, 50 की। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तो 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा के नियमों के अनुसार, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61वां। एक तरफ दिया हुआ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलती है, ग्लूकागॉन अल्फा कोशिका से, प्रोजेस्टेरॉन ग्रैफियन फॉलिकल से, या सोमेटोट्रोपिन गामा कोशिका से। तो क्या कौन कहां से निकलता है? तो इंसुलिन बीटा कोशिका लंगर है, इसकी बीटा कोशिकाओं से निकलती है, ग्लूकागॉन अल्फा कोशिकाओं से निकलती है, अब प्रोजेस्टेरॉन ग्रैफियन फॉलिकल से निकलती है कि नहीं निकलती है, इसको देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका सी नंबर गलत है, सी नंबर गलत है इसका, बाकी का सही है, सोमेटोस्ट्रोपिन गामा कोशिकाओं से निकलती है। तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलती है, देखते हैं एक बार। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कार्पोटिलेस कोशिका से निकलती है, और ग्रैफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलती है। तो ग्रैफियन फॉलिकल से क्या निकलती है? एस्ट्रोजन, जो कि महिलाओं में निकलती है, ठीक है, एस्ट्रोजन। तो ये वाला डी वाला सी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है? पहाड़ों पर खाना देर से पकाना वायुमंडल कमी का उदाहरण नहीं है। वायुमंडल में जो ये है खाना देर से पकना, ये सही है। वायुमंडल में बैठे यात्री के माउंटेन पेन की स्याही का गिरना, ये भी सही है। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, ये भी है। लालटेन की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ता है, तो ये केशिकत्व का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? केशिकत्व का उदाहरण है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी हार्मोन और विटामिन दोनों है, ठीक है। विटामिन ए का संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही हुआ? 1 और 2 दोनों सही हुए, इसका सी नंबर ऑप्शन इसका हुआ। 63 का सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो विटामिन ए को रासायनिक नाम विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है इसका, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम है, ठीक है। अब विटामिन ए को विटामिन और हार्मोन दोनों कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर का संबंध में सत्य है?
तो रुधिर के संबंध में कौन सा सत्य है? इसका पीएच 7.4 होता है, ये सही है। यह एक क्षारीय विलयन है, सही है। यह तरल संयोजी ऊतक है, ये भी सही है। तो सभी कथन इसमें से सत्य है रुधिर के संबंध में, ठीक है। और 5 से 6 लीटर पाया जाता है, मतलब 5 से 6 लीटर मतलब कि रुधिर पाए जाते हैं रक्त में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कि कुछ कवकों द्वारा टॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन नामक जहर उत्पादित किया जाता है कवकों द्वारा। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा या हृदय? कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? तो यकृत इसका प्रभावित होता है, ठीक है। कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ निकलता है, इससे यकृत प्रभावित होता है। एस्परलिजेज एंदा पेनिसिलेज नामक कुछ कवकों द्वारा प्रजातियों का एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कुपोषण का स्थिति का संबंध है अल्फा पोषण से, असंतुलित पोषण से, अति पोषण से, उपभोग में से सभी। कुपोषण से संबंधित क्या है? तो इनमें से सभी उपरोक्त तीनों कुपोषण के अंदर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे। अभिकथन है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण में उपयोग करता है, सही है। शरीर में आयोडीन की कमी के कारण से थायराइड ग्रंथि वृद्धि हो जाती है, तो ये भी सही है। अब ये दोनों आपस में व्याख्या करते हैं कि नहीं? तो ये दोनों आपस में व्याख्या भी करते हैं, तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, और अभिकथन कारण की व्याख्या भी करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन या जीव द्रव्य का अभाव। तो कौन सा सजीवों का लक्षण नहीं है विषाणुओं में? तो जीव द्रव्य का अभाव, ठीक है। जीव द्रव्य का विषाणु अति सूक्ष्म आकाशीय विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं। इन जीवित परपोषी के अंदर प्रजनन करते हैं। ये सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी है। विषाणुओं के सजीव के लक्षण अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए आरएनए उपस्थिति और गुणन। विषाणु के निर्जीव के लक्षण जीव द्रव्य और कोशिकाओं का अभाव, श्वसन उत्सर्जन का अभाव। निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों के बीच की कड़ी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होता है? वायु से कांच में, कांच से जल में, वायु से जल में, जल से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के लिए कहां से गुजरना पड़ता है? तो 69 का आपका होगा कांच से जल में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के लिए कांच से जल में। तो प्रश्न पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजरना होता है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यकता होती है, शर्त है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वालों की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा कांच का होता है और सबसे कम जल का होता है, तो कांच से जल में जाएगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल, ईस्ट या स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा प्रतिजैविक है इसमें से? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक है। तो राज्य सरकार अनेक सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक गुण पाए जाते हैं। इस उद्योग में प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाने की किया जाती है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियां बनाई गई हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन शामिल है इसमें से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है भू राजस्व, व्यवसाय कर, व्यापार पर बिक्री कर, गैर शहरी अंचल संपत्तियों पर कर। तो कौन सा नहीं है? तो सी नंबर पर व्यापार पर बिक्री कर नहीं है, ठीक है। तो क्या है राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से हैं? भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, कर व्यवसाय पर कर, गैर सहकारी अंचल संपत्तियों पर कर, रोजगार पर कर, पथ कर लगाते हैं। राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? व्यापार कर, बिक्री कर, स्टाम्प पंजीयन कर, राज्य का उत्पाद कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, वाहनों पर कर, परिवहन पर कर, प्रवेश पर कर, विज्ञापन कर, विद्युत कर, शुल्क कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर। ये सब राज्य सरकार अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72वां। एक तरफ दिया हुआ है कि एक और दो को सुमेलित करना है, ठीक है। तो पहले, अब एक तरफ दिया हुआ क्रम संख्या, अब वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से थे, तो पहले के कौन से थे, केसी नियोगी थे। 14वें के कौन से हैं, 14वें के वाई बी रेड्डी, 14वें के वाई बी रेड्डी। 13वें के कौन है, 14वें के कौन है, वाई बी रेड्डी। 13वें के कौन है, विजय केलकर। 13वें के विजय। 12वें के सी रंगराजन, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, 3 1 2 4, तो 31 21, 31 21 कहाँ पे है, एक बार फिर से मिलाते हैं इसको, फिर से मिलाएंगे इसको। तो पहले क्या हुआ, केसी, पहले के केसी न्यागी, 12वें के सी रंगराजन, 12वें की सी रंगराजन, तो क्या हुआ 3 1। उसके बाद क्या होगा, 13वें के विजय केलकर 2 और 14वें के वाई बी रेड्डी 4, तो 31 24, 31 24 होगा, 31 24 सी नंबर ऑप्शन पे है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73वां। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन को आप पेपर में भी ध्यान से देखेंगे। अभिकथन है कि सेबो का कार्य, सेबी का कार्य प्रतिभूति का इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है, सही है। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जा सकता है, ये सही है, ठीक है। अब ये दोनों सही हैं, 73 का दोनों सही हैं, और ये आपस में व्याख्या भी करते हैं, सेबी के कार्य है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा कि अभिकथन कारण दोनों सही है और अभिकथन कारण की व्याख्या भी करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74वां। क्वेश्चन नंबर 74वां है कि निम्नलिखित कथनों में विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा असत्य कथन नहीं है। कौन सा असत्य कथन नहीं है, मतलब सत्य कथन है, ठीक है। तो इसको ध्यान में देखेंगे, कौन सा असत्य कथन नहीं है। तो 1992-93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है, तो हवाला बाजार वैधानिक बाजार नहीं है, ठीक है। दूसरा तो गलत है। अब पहला सही है कि नहीं, 1992-93 में चालू खातों पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया, तो पहला सही है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। तो पहला सही है, पहला वाला सही है, तो इस हिसाब से 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। हवाला, अब देखिए, हवाला बाजार विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय का एक प्रकार का काला बाजार है। मुद्रा का परिवर्तनीयता का अभिप्राय निर्यात एवं अन्य वैधानिक मामलों में अर्जित विदेशी मुद्रा सरकारी बाजार विनिमय दर का स्वदेशी मुद्रा से बदल लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। एक तरफ दिया हुआ है योजना, एक तरफ इसका प्रारंभ वर्ष, तो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ है, तो इसको मिलाएंगे ढंग से। मेक इन इंडिया कब शुरू हुई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो कब शुरू हुई है, इसको मिलाएंगे, सुमेलित करेंगे इसको। तो 75 में देखते हैं, इसको मिलाने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति मेक इन इंडिया कब हुआ है, तो 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब हुई है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 9 मई 2015 को हुई है। स्टैंड अप इंडिया 6 जनवरी 2016 को हुई है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को हुई है, 20 नवंबर 2016 में हुई। तो ये चारों सम्मिलित है, मतलब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कहाँ पे है, 1 2 3 4 डी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। इसको याद करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमेट खाता खुलवाना अनिवार्य होता है। डीमेट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है, तो सही है कि नहीं, सही है। देखिए, शेयर बाजार में करने के लिए तो डीमेट खाता खुलवाना ही पड़ता है, और डीमेट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस भी देनी पड़ती है, तो कहीं कहीं देनी भी पड़ती है, कहीं कहीं नहीं देनी पड़ती है। तो अब देखते हैं क्या, तो देना तो पड़ता ही है 76 नंबर में, ठीक है। तो सी वाला सही है, मतलब कि देना ही पड़ता है, ठीक है, डीमेट खाता धारक को, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो डीमेट खाता क्या है, डीमेट अकाउंट शेयर बाजार के कारोबार करने के लिए अनिवार्य है। यह खाता मान्यता प्राप्त ब्रोकरेज फर्म या बैंक द्वारा खुलवाया जा सकता है। इसके लिए डीमेट खाता धारक का सालाना फीस देनी पड़ती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। बोल्ट पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का आवश्यक है आशय है ऑपरेट, ओन, ऑक्युपाई या अंडर। ओ का मतलब क्या है बोल्ट पीपीपी मॉडल में, तो इसका बी मतलब ओन होता है, ओ मतलब ओन होता है, इसका मतलब क्या है, ओ मतलब ओन। तो पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बोल्ट का आशय है कि बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर, इसी के अंतर्गत बोल्ट मतलब बिल्ड
ऑपरेट ट्रांसफर वस्तुतः पीपी मॉडल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच की स्थिति का द्योतक है। इसके अंतर्गत परियोजना का डिवाइड निर्माण और अस्थायी रूप से संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है और अंततः सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। सरकार भी पीपीपी मॉडल संबंधित विवादों के संदर्भ में 2015 में विजय केलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, तो इसमें बोल्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर। बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर, बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर मतलब इसमें क्या होता है कि सरकार देती है पीपीपी मॉडल पर और वो बनाते हैं, कुछ काम सरकार करते हैं और बाद में उसको लीज पे लेते हैं और उसको बाद में सरकार को ट्रांसफर कर देते हैं बना के। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। दी राइट एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? दी राइट एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? दादाभाई नौरोजी, एम विश्वेश्वरैया, पार्थ सारथी गुप्ता, बिपिन चंद्रा। कौन है इसमें से? इसके कौन है? बिपिन चंद्रा इसके लेखक है। ठीक है, बिपिन चंद्रा ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ? इसके लेखक बिपिन चंद्रा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देश में अवसंरचना परियोजना के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेशक और अवसंरचना कोष के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? जुलाई 2015 में, जून 2010 में, अप्रैल 2016 में, मई 2017 में। तो कब की गई थी? तो जुलाई 2015 में। ठीक है, जुलाई 2015 में की गई थी। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2015 में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य हेतु राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की मंजूरी दी गई थी। ठीक, गठन किया गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्णतः रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? घर्षण जनित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो कौन सा विद्यमान रहती है बेरोजगारी पूर्ण रोजगार के स्थिति में भी? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी। तो क्या होता है ये? तो ये घर्षण जनित बेरोजगारी में पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने के उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कि घासाड़ के दिशा में परिवर्तन को ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना का उद्देश्य है मोटे अनाज के उत्पाद को बढ़ावा देना, रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा देना, अस्थायी कृषि को पद्धति को बढ़ावा देना, कृषि हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना। तो क्या इसमें सही है? 81 का एक है, मोटे अनाज के उत्पाद को बढ़ावा देना। बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना का उद्देश्य मोटे अनाज के उत्पाद को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज के उपज हेतु आर्थिक एवं कृषि संबंधित मदद प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसके उत्पादन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? बाजरा, ज्वार, मक्का, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को मोटे खाद्यान्न के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, इसका देखिए और भी फसलें, बाजरा, ज्वार, मक्का सभी मोटे फसल हैं। प्रमुख खाद्यान्न गेहूं, धान, जौ ये सब प्रमुख खाद्यान्न है। गुजरात में मूंगफली उत्पाद को शीर्ष स्थान है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मूंगफली उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है? तो गुजरात मूंगफली उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ईडा की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बिमल जालान समिति, उषा थोराट समिति, AB नायर समिति या मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे? तो ईडा की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो ईडा की स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे की गई थी। ठीक है, तो ईडा की स्थापना कब की गई है? 19 अप्रैल 2000 को 19 अप्रैल 2000 को ईडा की स्थापना की गई है। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी इसको। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य क्या था कि पॉलिसी धारक हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग को क्रमबद्ध नियमबद्ध संवर्धन या संबंधित आकस्मिक मामलों पर कार्य करना। ठीक है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? हैदराबाद में। ठीक है, ये बीमा नियामकों को नियंत्रित करती है ईडा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर
85 देखते हैं कि एक तरफ मानक दिया हुआ है, एक तरफ विशेषता। तो ISO 9000, ISO 14000, ISO 5001, ISO 31000, तो किससे किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? 85 नंबर क्वेश्चन में तो इसका सी वाला सुमेलित है। ISO 5001 को ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में किया जाता है। बाकी क्या देखते हैं? ISO 5001 ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में, ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन। तो ISO 9000 किससे संबंधित है? गुणवत्ता प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन संबंधित है। अब देखते हैं तीसरा वाला क्या है? ISO 14000 किससे संबंधित है? तो ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन संबंधित है, पर्यावरण प्रबंधन संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर ISO 31000 किससे संबंधित है? तो ISO 31000 जोखिम से प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन संबंधित है। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी नंबर है, ISO 5001 ऊर्जा प्रबंधन संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2022, 2024, 2032, 2030। तो किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 के अनुसार 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। 2019 में लाए थे, 2019 में बोला था इसको। ठीक है, 2019 में बोला था और 2024 तक दोगुना हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाले पंचवर्षीय योजना कौन सा है? तो लक्ष्य से अधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तीसरा, 9वीं, 7वीं, 10वीं। तो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तीसरे 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1 था, 3.1 था, 3.6 था। छठवीं में, 5वीं में 4.4 था, 4.8 हुआ। छठवीं में 5.2 से 5.7 हुआ। 7वीं में 5 से 6 हुआ। 8वीं में 5.6 से 6.8 हुआ। अन्य विकल्प पंचवर्षीय योजनाओं में तीसरी में 5.6 से 6 था, 2.8 हुआ। 9वीं में 6.5 था तो 5.7 हुआ। 10वीं में 8 का लक्ष्य था तो 7.6 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो कितने योजनाओं में वृद्धि हुई? मतलब लक्ष्य से ज्यादा वृद्धि कितनी योजनाओं में हुई? कितनी पंचवर्षीय योजना में? पूछ सकता है कितनी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से ज्यादा वृद्धि हुई? तो कितनी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से ज्यादा वृद्धि हुई? तो 5 पंचवर्षीय योजना में। जितने भी 12 पंचवर्षीय आए हैं उनमें से 5 पंचवर्षीय ऐसी योजना है जिसे इसमें से पहली, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पंचवर्षीय योजना है जिनमें लक्ष्य से अधिक वृद्धि हुई है। 5 है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में 7वीं भी शामिल है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है? पंजाब, गोवा, बिहार, हरियाणा। तो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वनावरण किस राज्य में है? तो हरियाणा सबसे कम वनावरण वाला राज्य है। ठीक है, तो ISFR 2021 के वनावरण में अनुसार हरियाणा सबसे कम है। इसके पश्चात पंजाब, गोवा, देखिए सबसे हरियाणा, पंजाब, गोवा आते हैं सबसे कम वाले में। ठीक है, सबसे कम वनावरण जहाँ पे है। ठीक है, और शीर्ष वनावरण वाले में मध्य प्रदेश आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था? तो किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था? 2008, 2009, 2012, 2015। किस वर्ष? तो इसका होगा 2010 में यह निर्णय लिया गया था। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान नवंबर 2022 तक देश में 12 महारत्न कंपनियां। तो महारत्न कंपनियां कितनी है वर्तमान में? महारत्न कंपनी वर्तमान में 12 कंपनियां महारत्न कंपनियां। ठीक है, और 16 नवरत्न। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना जाता है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एवर बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी। तो किसको माना जाता है? तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी को व्यापार में आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी मांगा जाता है। ठीक है,
किसी किसी समझौते के अंतर्गत उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सीमा तक सब्सिडी की अनुमति है, जैसे कि बिजली, पानी, उर्वरक आदि पर। ब्लू बॉक्स सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बेवरीज चक्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो बेवरीज चक्र से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के मध्य आरेखीय संबंध प्रदर्शित किया जाता है। वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम संबंध पाया जाता है। तो कौन सा सही है इसमें से? तो दोनों, ना तो एक ना तो दो, दोनों सही नहीं है। तो बेवरीज चक्र किससे संबंधित है? तो दोनों गलत है इसमें। बेवरीज चक्र का संबंध प्रसंगत रूप में दोनों असत्य है, ठीक है, तो दोनों संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा? WWF द्वारा, IMF द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, अंकटाड द्वारा। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंकटाड द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, 92 का, ठीक है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का अंकटाड द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, 93वां देखते हैं। भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना की गई थी 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 27 जनवरी 2014 को, 27 जनवरी 2014 को किया गया था, ठीक है, 27 जनवरी 2014 को किया गया था, ठीक है। यह भारतीय नवाचार परिषद के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। इस कोष में आरंभिक पूंजी 500 करोड़ की थी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? शिशु लिंगानुपात, शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। तो किसको नहीं लिया जाता मानव विकास सूचकांक में? तो शिशु लिंगानुपात को नहीं लिया जाता इसमें, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन को नहीं लिया जाता, बाकी के तीनों को लिया जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। ट्रिम्स का विस्तारित रूप है। तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इंसेंटिव मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इनकम मेजर्स। तो कौन सा सही है इसमें से? तो ट्रिम्स का ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर इसका फुल फॉर्म है ट्रिम्स का। ट्रिम्स का फुल फॉर्म है, ठीक है, ट्रिम्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम फटाफट इसका आंसर बता देते हैं और आप लोग उसको कॉपी और पेन से हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 96 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हल है? 96 का आपका 96 का आंसर क्या होगा? तो हम आंसर फटाफट बताते जा रहे हैं। 96 का डी। क्वेश्चन नंबर 97 का, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। 97 का, क्वेश्चन नंबर 97 का ए, क्वेश्चन नंबर 97 का ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का, क्वेश्चन नंबर 98 का बी, क्वेश्चन नंबर 98 का डी होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 का देखते हैं आंसर फटाफट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 99 का बी, क्वेश्चन नंबर 99 का बी ऑप्शन होगा, इसको आप लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 का, क्वेश्चन नंबर 100 का सी, क्वेश्चन नंबर 100 का सी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 101 का, देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, आराम से हल कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 101 का, क्वेश्चन नंबर 101 का बी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 102 का, क्वेश्चन नंबर 102 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 102 का डी वाला ऑप्शन होगा, डी का वाला ऑप्शन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 103 में, क्वेश्चन नंबर 103 में, क्वेश्चन नंबर 103 का डी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 104 का कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 104 का, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 104 में सी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 105 में फटाफट आंसर लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में डी वाला ऑप्शन सही होगा, इसको आप लोग हल करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोडिंग, ये दिशा दूरी वाले सवाल है। क्वेश्चन नंबर 106 में, क्वेश्चन नंबर 106 में क्या आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 106 में डी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 107 में घड़ी से क्वेश्चन है, तो घड़ी वाला क्वेश्चन भी आप लगा लेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे।
11/2 इंटू 30 प्लस माइनस 30h वाला लगा देंगे फार्मूला, ठीक है। 11/2 मिनट माइनस 30h वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो 107 कौन सा, डी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 108 में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 में ए वाला ऑप्शन होगा, ए वाला फार्मूला लगेगा, ए वाला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 109। अब देखिए यहाँ से हम कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 से फिर से करना शुरू करते हैं। निम्नलिखित परितंत्रों में से किस एक की उत्पादकता सर्वाधिक है, मैंग्रोव की, महासागर की, घास स्थल की, झील की। तो किसकी उत्पादकता सर्वाधिक है, तो मैंग्रोव की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो परितंत्र में सब पहली उत्पादकता में मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर आते हैं। अधिक विविधता वाले परितंत्र को उत्पादकता भी अधिक होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई, 2009 में, 1988 में, 2007 में, 1989 में। तो कब की गई राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में की गई, ठीक है। 1988 में 1988 में शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष की आयु वाले पुनरुत्थान समूह के निरक्षर लोगों को व्यावसायिक साक्षरता प्रदान करना, ठीक है। 75% साक्षरता लक्ष्य के हासिल करना। 2009 में इनके स्थान पर साक्षर भारत अभियान लाया गया। 2009 में साक्षर भारत अभियान लाया गया, मतलब 75% शैक्षिक लिटरेसी भारत में पहुंचाना, ठीक है। सबको शिक्षित, जो 15 से 35 वर्ष की आयु के जो अशिक्षित हैं उनको व्यवहारिक शिक्षा देना, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है, तो ये तो सही है। प्रदेश में इसका प्रयोग सन 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर में किया गया था। तो ये वाली सही है, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित, बी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन इसका गलत होगा, मतलब। तो अब इसका देखते हैं, ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका असत्य होगा। अब देख सकते हैं इसका सत्य क्या है। 111 नंबर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, लगभग 80% सिंचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और नलकूप 20वीं शताब्दी का देन है। प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 में मेरठ में हुआ था। तो इसका क्या हुआ था, सहारनपुर में नहीं, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1930 में मेरठ में किया गया था, ठीक है। मेरठ में हुआ था सर्वप्रथम सिंचाई के लिए, ठीक है। 19% की जाती है, ठीक है, नलकूपों से। और दूसरे नंबर पर सिंचाई नहरों से की जाती है 19% में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। मर्कोसूर एक मुफ्त व्यापार संगठन है। तो मर्कोसूर क्या है, जो संबंधित है उत्तरी अमेरिका से, पूर्वी यूरोप से, दक्षिणी पूर्वी एशिया से, दक्षिणी अमेरिका से। तो मर्कोसूर किससे संबंधित है, किस रीजन का ये संगठन है, तो ये दक्षिण अमेरिका का संगठन है मर्कोसूर। तो मर्कोसूर की स्थापना 1991 में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी। 1991 में उसकी स्थापना हुई थी एसोसिएट की संधि से फलस्वरूप हुई थी। यह दक्षिण अमेरिका के देशों का संगठन है। इसका शुरुआत 4 देशों द्वारा किया गया था, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे द्वारा। वह सीमा शुल्क संघ तथा व्यापार मुक्त के लिए किया गया था। यूरोपियन यूनियन की तरह यह कॉमन मार्केट की आकांक्षा रखता है, ठीक है। तो 1991 में किया गया था 4 देशों द्वारा, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील द्वारा। बाकी का सारे देश इसमें शामिल हैं। आपस में दक्षिण अमेरिका के देश आपस में मुक्त व्यापार करते हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की तरह एक तरफ संगठन है, ठीक है, मर्कोसूर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। गोमती नदी किस स्थान से गंगा नदी में मिलती है, तो गाजीपुर में, जौनपुर में, बलिया में, सुल्तानपुर में। तो कहाँ मिलती है गोमती नदी, गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। 113 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। और ये कहाँ बहती है, खीरी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर इत्यादि में बहती है, ठीक है। गाजीपुर का निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर की है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, पीलीभीत के फुलहर झील से होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है। मकरी एवं खोर क्षेत्र मिर्जापुर, सोनराई क्षेत्र ललितपुर में, भीषमपुर क्षेत्र ललितपुर में, खजराहट क्षेत्र सोनभद्र में। तो कहाँ पाया जाता है नॉन फायर क्ले प्लास्टिक, कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में, तो मकरी एवं खो क्षेत्र मिर्जापुर में पाए जाते हैं, ठीक है। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा।
अब आगे देखते हैं और कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं। तो सोनराई क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। सोनराई क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो सोनराई क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तांबा। सोनराई जो क्षेत्र है उसमें तांबा पाया जाता है। भीखमपुर क्षेत्र में ललितपुर में क्या पाया जाता है? तो भीखमपुर से ललितपुर में सोना पाया जाता है। भीखमपुर क्षेत्र ललितपुर में सोना। कचराहट क्षेत्र सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो इसमें डोलोमाइट पाया जाता है। डोलोमाइट पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट पाया जाता है। तो ये चारों का एक्सप्लेनेशन हो गया। चल देखते हैं कोई क्वेश्चन नंबर 115। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। वर्ष सितंबर 2009 में, अक्टूबर 2011 में, सितंबर 2007 में, अक्टूबर 2010 में। तो कब की गई थी स्थापना इसकी? जिसकी स्थापना सितंबर 2009 में की गई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सितंबर 2009 में की गई थी। इसके अंतर्गत 724 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक गिरिपदों को पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तराई रीजन को बनाया गया था पहला, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने % लोग कृषि से एवं संबद्ध क्षेत्र से नियोजित हैं? 60.5, 59.3, 65%, 65.5%। तो कितनी % जनसंख्या कृषि में नियोजित है? तो 59.3 जनसंख्या कृषि में नियोजित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश जनगणना के अनुसार 59.3, इसमें से 29.0 कृषक है और 30.3 कृषक श्रमिक है, ठीक है। तो 29.0 देखिए 29% कृषक है, ठीक है, और 30.3 कृषि श्रमिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी एवं निवेश रोजगार बोर्ड नीति 2017 के तहत राज्य के निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण बनाना और निवेश को आकर्षण करना एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार एवं अवसर उपलब्ध कराना है, ठीक है, इसका उद्देश्य था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में। तो हैंडलूम वाला कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके वाराणसी में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119वां। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? मेघालय की, उत्तर प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, दादरा नगर हवेली की। 10 की वृद्धि किसकी ज्यादा रही है? 10 की वृद्धि तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव की रही है, ठीक है। 119 नंबर में तो दादरा नगर हवेली की 55.9 रही है, मेघालय की 27.9 रही है, अरुणाचल प्रदेश की 26% रही है और उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि कितनी रही है? 20.2% रही है। इसको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि 2011 जनगणना के अनुसार 20.2% रही है, ठीक है। और सर्वाधिक दादरा नगर हवेली की 53% रही है, 55.9% रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? पहरिया, सहरिया, खारवार, बैगा। तो कौन सी नहीं पाई जाती सोनभद्र में? तो सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती। सहरिया, तो सहरिया कहाँ पाई जाती है? तो पहरिया, बैगा और खरवार जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। और सहरिया कहाँ पाई जाती है? तो सहरिया ललितपुर जिले में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, जो कि बुंदेलखंड का एरिया है, वहां पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई थी? तो भारत द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने की घोषणा की गई, ठीक है, बड़ी बिल्लियों के लिए। अप्रैल 2023 में भारत द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जैगवार, हिम तेंदुआ, क्लाउड लेपर्ड जैसे प्रकार के बिग कैट्स को संरक्षण देना है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के दौरे में की थी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो फिनलैंड बना है, ठीक है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है, ठीक है। अब नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसकी राजधानी बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123।
क्वेश्चन नंबर 123 है कि अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। वह किस देश की निवासी है? यूके की, यूएस की, फ्रांस की, जर्मनी की। क्रिस्टीना कोच कहाँ की निवासी है? मिशन आर्टेमिस मिशन के तहत गई है चंद्रमा पे। तो ये कहाँ की निवासी है? तो ये यूएसए की निवासी है। ठीक है, तो अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। यह यूएसए की निवासी थी। मिशन आर्टेमिस के नासा द्वारा भेजा गया है। 2024 में स्पेस लॉन्च सिस्टम द्वारा लॉन्च की योजना है। तो आर्टेमिस 2 मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा और क्रिस्टीना कोच इसमें पहली महिला यात्री होंगी जो चंद्रमा पर जाएंगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। अप्रैल 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में के किबुथु गांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुभारंभ किया गया था? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो मिजोरम के किबुथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया था। अब ये प्रोग्राम क्या है? तो देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। इसके तहत इसका उद्देश्य है सीमावर्ती देशों की सीमा पे लगे गांवों को विकसित करना है। देखिए, सीमावर्ती जो राज्य हैं उन पे जो गांव लगे हुए हैं उनका विकास करना है। ठीक है, कि वहां से लोग विस्थापित ना हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु। तो किसको शामिल किया गया? तो इसमें मुंबई को शामिल किया गया वर्ल्ड रिच सिटी में। ठीक है, तो अप्रैल 2023 में वर्ल्ड रिच सिटी में मुंबई को शामिल किया गया है। वर्ल्ड रिच सिटी सूची संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। खाद्य संगठन द्वारा या FAO द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 126वां, हाल ही में किस देश के पहले PM मित्र पार्क की स्थापना हेतु किस राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गुजरात ने, तमिलनाडु ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने। तो तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, PM मित्र पार्क के लिए केंद्र सरकार के साथ। तो हाल ही में देश के पहले PM मित्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। PM मित्र पार्क का पूरा नाम प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क है। ठीक है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127वां। अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? वाशिंगटन में, पेरिस में, दुबई में, हैगबर्ग जर्मनी में। तो कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन वाशिंगटन यूएसए में किया गया। वाशिंगटन यूएसए में किया गया 127 में। तो इसमें सम्मान दिया गया है वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार भारत बायोटेक को दिया गया है। ठीक है, कोविशील्ड बनाने के लिए। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव, आमिर खान, शाहरुख खान। तो इसका आंसर शाहरुख खान होगा। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन में। तो ये प्रसिद्ध टाइम्स पत्रिका में अप्रैल 2023 में टाइम्स 100 की रीडर पोल में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान शीर्ष स्थान पे आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है? UNSC के मोजाम्बिक, चीन, रूस, यूक्रेन। तो UNSC की अध्यक्षता कौन सौंपी गई है? किसको सौंपी गई थी? तो रसिया को सौंपी गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2023 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर है? तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के पुरुष मैच में महिला अंपायर जिन्होंने अंपायरिंग किया, किम कार्टन, हैरी ब्रूक, एंटिलिया एंडरसन, क्रिस्टोफर मार्टिन। तो किसने किया था? किम कार्टन ने किया था। किम कार्टन। अब किम कार्टन कहाँ की निवासी हैं देख लेते हैं कि अप्रैल 2023 में किम कार्टन श्रीलंका न्यूजीलैंड के बीच में पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर है। ये न्यूजीलैंड की निवासी हैं। तो कहाँ की निवासी हैं? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की हैं। न्यूजीलैंड की निवासी किम कार्टन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में अंपायरिंग की है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 131, अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया? फ्रांस, श्रीलंका, अमेरिका, सिंगापुर। किसके किसके बीच में कोप इंडिया होता है? तो भारत और अमेरिका बीच में कोप इंडिया का आयोजन किया जाता है। तो ये कहाँ पे हुआ है एक बार देख लेते हैं। अप्रैल 2023 में कोप इंडिया का आयोजन वायुसेना द्वारा किया गया। इस वायुसेना अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस में हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस में, कलाई कुंडा एयर बेस में, ठीक है, कलाई कुंडा एयर बेस में पश्चिम बंगाल में हुआ है इसका आयोजन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था, टीवी स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा, हिंडनबर्ग मामले की जांच, उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन, अधिग्रहण नियमों की समीक्षा। तो किसके लिए टीवी स्वामीनाथन समिति बनाई गई थी? टीवी स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। तो इसके लिए नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए। तो अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर, जिसका उद्देश्य था नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना। इस समिति ने कुल 6 सदस्य थे। यह समिति इस मामले में सुझाव देगी कि सरकार कर्मचारियों के लिए वर्तमान नेशनल पेंशन स्कीम चलाए या पुरानी पेंशन स्कीम को या नया ढांचा लाए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर, पनामा, निकारागुआ, होंडुरास। तो किसने की है? क्रिप्टो को लाइसेंस दे रहा, कौन दे रहा? तो इसको अल सल्वाडोर दे रहा, जिसकी राजधानी सैन सल्वाडोर है, ठीक है। तो अप्रैल 2023 में, अब देखिए इसका मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने दिया है। उल्लेखनीय कि 2021 में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार किया था। तो बिटकॉइन को भुगतान विकल्प के रूप में अल सल्वाडोर स्वीकार कर चुका है। इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर है, ठीक है, कैरिबियन देश है मध्य अमेरिकी। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? बहरीन, ब्रिटेन, मिस्र, सऊदी अरब। तो किसने गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो बहरीन ने की है। बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है। अप्रैल 2023 में बहरीन के व्यापक पैमाने पर निवेश को आमंत्रित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की समीक्षा की है। इसका उद्देश्य बहरीन में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं के साथ साथ स्थानीय एवं विदेशी व्यापारों को सुव्यवस्थित सेवाएं एवं लाभ प्रदान करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू की गई थी? तो ऑपरेशन कावेरी किसके लिए शुरू किया था? तो सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय चलाया गया इजराइल के लिए, वर्तमान में चलाया गया, ठीक है। तो अप्रैल 2023 में नाइजीरिया से नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी लगाई गई थी। अभियान सूडान से चल रही थी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए, ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, बीजिंग में, मॉस्को में, काबुल में। तो कहाँ आयोजन हुआ? एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था। 136 नंबर क्वेश्चन में। तो अप्रैल 2023 में संघाई में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी और इस बैठक का फोकस बिंदु था कि अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रीय मुद्दे पर मध्य एशिया की स्थिति, ठीक है, तो अफगानिस्तान को कैसे सही किया जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल को वैश्विक संपदा दिवस मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसको मनाना शुरू किया गया है 2000 से, सन 2000 से इसको मनाना शुरू किया गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, अब लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए टेस्ट के। अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जूस मिशन प्रारंभ किया गया? बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल। तो किसके लिए शुरू किया गया है? तो बृहस्पति के लिए जूस मिशन भेजा है यूरोपीय ईयू ने, ठीक है। अप्रैल बृहस्पति के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन प्रारंभ किया है, ठीक है। मिशन को फ्रेंच गुयाना के कैरो यूरोपियन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया, कैरो स्पेस सेंटर से। फ्रेंच गुयाना जो फ्रांस का पार्ट है, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। अप्रैल 2023 में कम्बम पनीर थरचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य का है? कम्बम पनीर थरचाई अंगूर तो कहाँ का है? तमिलनाडु का, केरला का, उत्तराखंड और हिमाचल कहाँ का है ये? तो ये आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का जीआई प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका उत्पादन तमिलनाडु के कम्बम घाटी में होता है। कम्बम घाटी, तमिलनाडु के कम्बम कम्बम घाटी में होता है, घाटी में होता है। देखिए आज के टेस्ट का जो टेस्ट नंबर 4 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, 140वां नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित सिलिनेक्स है। एक वायुसेना अभ्यास, नौसेना अभ्यास, थल सेना अभ्यास, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो ये एक नौसेना अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स 2023 का आयोजन किया गया। तो क्या अप्रैल 2023 में भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित सिलिनेक्स नौसेना अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों नौसेना के मध्य आपसी समझ को सुधार करना था। तो ये रहा आपका चौथा टेस्ट, जो कि ध्येय आईएएस का आरओ का मॉक टेस्ट नंबर 4 था और 3 टेस्ट हम पहले से करा चुके हैं। ऐसे ही हम टेस्ट को लगातार कराते रहेंगे। एक दिन अल्टरनेट पे होता है, एक दिन होता है और एक दिन नहीं होता, तो अल्टरनेट पे होता है ये टेस्ट। और ऑलरेडी हम 9 टेस्ट करा चुके हैं हिंदी के। ठीक है, तो ये रहा आपका टेस्ट वाला सीरीज। इसका प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और आप ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा चैनल को शेयर, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।